नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय राजनीतिक विचारक शुक्राचार्य के बारे में पढ़ेंगे। शुक्राचार्य ने शुक्र नीति शास्त्र के नाम से शुक्र नीति सार के नाम से पुस्तक लिखी थी। इस वीडियो में हम इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही उनके सप्तांग सिद्धांत, राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, 7 अंग बताए उन्होंने राज्य का, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं शुक्र नीति सार, जो कि शुक्र का एक प्रसिद्ध फेमस ग्रंथ है। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है, तो उनमें एक नाम निश्चित रूप से किसका लिया जा सकता है? शुक्राचार्य का। और शॉर्टकट में इन्हें शुक्र के नाम से भी जाना जाता है। दंडी के 10 कुमार चरितम में राजनीति शास्त्रकारों के नामों का जो उल्लेख है, उसमें सर्वप्रथम स्थान शुक्राचार्य को दिया गया है। शुक्र नीति के रचना काल की अगर हम बात करें तो इस संबंध में विद्वानों में गहरा मतभेद है। शुक्र नीति के प्रारंभ में घोषित किया गया है कि यह भार्गव या शुक्र का अपने शिष्यों को दिया गया उपदेश है। एक अन्य संदर्भ में लेखक ने इसे भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य मात्र के हितार्थ रचित नीति सार का सारांश बताया है। वस्तुतः इस स्थिति को स्वीकार कर पाना कठिन है। कदाचित लेखक ने यह जानते हुए कि उसका भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में आगमन काफ़ी बाद में हुआ, अपनी रचना को यानी अपनी कृति को अति प्राचीन काल की रचनाओं से जोड़ने का प्रयत्न किया है। अपनी विषय वस्तु और विवेचन की शैली के आधार पर शुक्र नीति कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद की रचना प्रतीत होती है। राजेंद्र लाल मित्र तथा डॉक्टर घोषाल ने इसकी रचना 12वीं और 16वीं शताब्दियों के मध्य मानी है। वस्तु स्थिति यह है कि इसका अधिकांश भाग 11वीं और 12वीं शताब्दियों में लिखा गया, किंतु इसमें कुछ अंश 14वीं शताब्दी तक जुड़ता चला गया और 14वीं शताब्दी तक इसमें कुछ अंश मौजूद हैं। ये बात बेनी प्रसाद जी कहते हैं थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट इन एनिसेंट इंडिया नाम से पुस्तक में। अब शुक्र नीति जो है उसकी विषय वस्तु क्या है? इसमें 4 तो अध्याय हैं दोस्तों और 2200 श्लोक हैं। इनमें से पहले और दूसरे अध्याय में राजा, उसके महत्व और कर्तव्य, सामाजिक व्यवस्था, मंत्री और युवराज संबंधी विषयों का विवेचन किया है। तीसरे अध्याय में साधारण नीति शास्त्र का विवेचन है, जिसका संबंध राजा और अन्य से भी है। चौथे अध्याय में जो सबसे अधिक लंबा है और जिसे मिश्र अथवा विविध विषय प्रकरण नाम दिया गया है, मित्रों, उदासीनों, शत्रुओं, आय स्रोत, राज्य क्षेत्र, विज्ञान व कलाओं, मनुष्यों के कर्तव्य, वृक्ष लगाना, कुएं खुदवाना, न्याय व्यवस्था, सेना आदि अनेक विषयों का विवेचन है। इस प्रकार शुक्र नीति में शासन कला से कहीं अधिक विषय सामग्री है। इसमें सदाचरण और संपूर्ण नैतिकता का विवेचन है। शासन काल तो उसका एक अंग मात्र है, यद्यपि वह सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद राज्य और शासन पर लिखे गए ग्रंथों में शुक्र नीति का महत्व अन्य सभी ग्रंथों से बढ़कर है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार सोमदेव सूरी के बाद शासन पर लिखे गए हिंदू ग्रंथों में यह सबसे अधिक उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है। स्वयं शुक्र ने घोषित किया है कि उसका ग्रंथ राजाओं और दूसरों के हितार्थ लिखा गया है। शुक्र नीति की विषय वस्तु के बारे में स्वयं शुक्र ने अभिमान पूर्वक लिखा है कि इस नीति सार का जो राजा दिन रात चिंतन करेगा, वही राजभार को उठाने में समर्थ होगा। यानी वो अपनी कृति को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं और कहते हैं कि इस रचना को जो पढ़ेगा, इसके बारे में जो दिन रात चिंतन मनन करेगा, वही राजा राज के दायित्वों को उठाने में समर्थ होगा। शुक्र नीति के समान दूसरी कोई नीति तीनों लोकों में ही नहीं है। व्यवहारी मनुष्यों के लिए शुक्र की ही नीति है, बाकी सब कुनीति है। यहाँ उनका थोड़ा अभिमान झलकता है। शुक्र नीति इस विषय पर बाद में लिखे गए ग्रंथों की तुलना में अपनी एक मौलिकता लिए हुए है और विभिन्न बातों के संबंध में विचारों की स्वतंत्रता के कारण अन्य ग्रंथों से भिन्न है। अतः शुक्र के अभिमान सूचक कथन में कुछ सत्य अवश्य ही है,
प्रोफेसर अल्तेकर के शब्दों में, प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से शुक्र नीति बड़ी उपयोगी है। अन्य ग्रंथों के समान इसमें भी राज्य अथवा शासन तंत्र का सैद्धांतिक विवेचन ही किया गया है, परंतु इसमें शासन व्यवस्था का जैसा सुंदर विचरण है वैसा अर्थशास्त्र के बाद किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। अगला बिंदु आता है दोस्तों दंड नीति या नीति शास्त्र अथवा राजनीतिक विचारों का महत्व। कामंदक की भांति शुक्र ने 4 विधाएं मानी है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये 4 कौन कौन सी विधाएं मानी गई हैं शुक्र के द्वारा, तो आप इनको याद करें। आर्णविक्स, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। ये चारों विधाएं मनुष्यों के योगक्षेम के लिए आवश्यक है, अतः राजा को इन चारों ही विधाओं का सदा अभ्यास करना चाहिए। आर्णविक्स में न्यायशास्त्र और वेदांत आदि हैं। त्रयी में धर्म, अधर्म, कामना और मोक्ष है। अर्थ और अनर्थ वार्ता में है और न्याय व अन्याय दंड नीति में आते हैं। दुष्टों के दमन को दंड कहते हैं, इसी कारण राजा दंड रूप में और राजा की नीति दंड नीति के रूप में भी जानी जाती है। शुक्र नीति के अनुसार ज्ञान की अन्य शाखाएं जीवन के किसी विशेष पक्ष से संबंधित है, अतः उनकी उपयोगिता एवं महत्व सीमित है। इसके विपरीत हम देखें तो दंड नीति या नीति शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो स्वयं में पूर्ण है, ऑटोनोमस है। दंड नीति की पूर्णता इस तथ्य से स्पष्ट है कि सभी लोगों के उत्थान और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के उपाय दंड नीति या नीति शास्त्र की परिधि में ही आते हैं। शुक्र नीति के अनुसार ज्ञान की अन्य शाखाएं राजनीतिक ज्ञान के अधीन है। धर्म, अर्थ तथा काम का मूल आधार तथा मोक्ष को सुनिश्चित करने वाला तत्व दंड नीति या नीति शास्त्र को ही माना जा सकता है। शुक्र के अनुसार राजा को बड़े परिश्रम से नीति शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। प्रजा का पालन और दुष्टों का नाश ये दोनों राजा के परम धर्म है। इन दोनों का पालन नीति के बिना नहीं हो सकता। जैसे देहधारियों के लिए भोजन के बिना जीना असंभव है, वैसे ही नीति के बिना संपूर्ण लोक का व्यवहार स्थित नहीं हो सकता। राजा को अपने हित के उद्देश्य से ऐसी नीति का अवलंबन करना चाहिए जिससे सारा राष्ट्र बिना प्रेरणा के ही राज्य और राजा के हित में तत्पर हो जाए। राज्य का सप्तांग सिद्धांत। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के प्रसंग में सप्तांग सिद्धांत को मान्यता प्राप्त रही है। शुक्र नीति सार में भी सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। शुक्र के अनुसार राज्य के ये 7 अंग ने इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले राजा, उसके बाद मंत्री और उसके बाद मित्र, फिर कोष, तत्पश्चात राष्ट्र एंड देन दुर्ग और फिर सेना। शुक्र नीति की खास बात यह है कि सावयव सिद्धांत को अपनाते हुए एक स्थान पर राज्य की तुलना मानव शरीर से करते हुए इन 7 अंगों को राज्य रूपी मानव शरीर के अंग बतलाया गया है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राज्य का स्वरूप सावयवी माना है। किसने? शुक्र ने। तो ये ध्यान रखें। इन 7 अंगों में राजा प्रधान है तथा उसकी स्थिति मस्तक के समान है। सावयव अंग के रूप में माना है, मतलब जैसे कि शरीर के अंग होते हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, सिर है, मस्तक है, तो ऐसे ही राज्य के भी अलग अलग अंग होते हैं और वो अलग अलग अंग मिलकर के राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक वैसे ही शरीर के अलग अलग अंग होते हैं और वो मिलकर के एक शरीर की रचना करते हैं। इन 7 अंगों में राजा प्रधान होता है और उसकी स्थिति मस्तक के समान होती है। मंत्री आँखें होती हैं, मित्र कान होते हैं, कोष मुख होता है, सेना मन, दुर्ग दोनों हाथ और राष्ट्र राज्य रूपी शरीर के पैर हैं। तो ये तुलना की गई है राज्य की शरीर से, इसलिए शुक्र का राज्य संबंधी विचार सावयवी है। राज्य के संबंध में सावयव धारणा को अपनाते हुए ही शुक्र नीति में एक अन्य स्थान पर राज्य की तुलना वृक्ष से की गई है। राज्य रूपी इस वृक्ष का मूल राजा होता है और मंत्री स्कंद यानी डालें होते हैं। सेनापति वर्ग शाखाओं के रूप में और सेना पल्लव है। प्रजा फूल, पृथ्वी के भाग फल तथा भूमि बीज है।
डॉक्टर घोषाल शुक्र द्वारा अपनाई गई इस सावयव धारणा के संबंध में लिखते हैं कि लेखक ने राज्य की शरीर और वृक्ष से जो उपमाएं दी हैं उससे यह स्पष्ट है कि उसने पूर्व आचार्यों की अपेक्षा अखंडता व अंतर के सिद्धांतों पर आधारित आंगिक एकता को अधिक अच्छे रूप में समझा है तथा उसके महत्व को दर्शाया है। राज्य के संबंध में शुक्र क्या कहते हैं? राज्य को एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था मानते हैं शुक्र, और राज्य का कार्य क्षेत्र है वो बहुत व्यापक मानते हैं। राज्य के कर्तव्यों के 8 प्रमुख क्षेत्रों को उन्होंने बताया है, जैसे कि दुष्टों का निग्रह करना, प्रजा की सुरक्षा करना, दान देना, प्रजा का परिपालन करना, न्यायपूर्वक कोष का अर्जन करना, राजाओं से कर वसूल करना, शत्रुओं का मारमर्दन करना तथा भूमि का निरंतर अर्जन करना। शुक्र का विचार है कि राज्य के द्वारा अपने समस्त प्रजाजन को धर्म, अर्थ और काम की प्रगति में प्राप्ति में सभी प्रकार की सहायता की जानी चाहिए। शुक्र के अनुसार राज्य के कार्य क्षेत्र के कुछ प्रमुख विषय जैसे प्रजा की रक्षा है, लोक कल्याण के कार्य हैं, पर्यावरण की रक्षा है। पर्यावरण के संबंध में शुक्र के विचार अति उत्तम है। वो शुक्र नीति में पर्यावरण की रक्षा को शासन का एक महत्वपूर्ण दायित्व मानते हैं। इस दृष्टि से शासन से अपेक्षा की गई है कि वह ग्रामों तथा नगरों में वृक्ष लगाए तथा उनके पोषण के लिए खाद एवं जल की नियमित तौर पर व्यवस्था करे। राजा को निर्देश दिया गया है कि वह आवासीय बस्तियों में और आसपास उद्यान तथा वृक्ष लगाने को प्रोत्साहन दे, नदियों पर सुंदर और सुविधाजनक पुल बनवाए तथा नदियों में नौकाओं एवं जलयानों की भी व्यवस्था करे। राज्य के द्वारा सड़कों की वार्षिक मरम्मत करवाई जानी चाहिए और प्रत्येक 2 ग्रामों के बीच में एक आराम गृह की स्थापना भी होनी चाहिए। राजा को आर्थिक गतिविधियों का नियमन और प्रबंधन भी करना चाहिए और साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। न्याय की व्यवस्था का कार्य भी शुक्र नीति के अनुसार राजा का ही होता है। शुक्र के अनुसार दुष्टों को दंडित करना राज्य का पवित्र कर्तव्य है और उसने चेतावनी दी है कि न्याय के प्रसंग में त्रुटिपूर्ण व्यवस्था राज्य के विनाश का कारण बनती है। राज्य के शिक्षा संबंधी दायित्व भी शुक्र के द्वारा बताए गए हैं। शुक्र ने राज्य को शिक्षा के प्रसार के लिए भी उत्तरदायी माना है और शासन को ऐसे प्रयत्न करने का निर्देश दिया है जिनसे विधाओं तथा विविध कलाओं की निरंतर प्रगति हो। शुक्र का परामर्श है कि शासन प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे, शिक्षित व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार राजकीय पदों पर नियुक्ति दे और विद्या तथा कला में पारंगत व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सम्मानित करे। शासक का दायित्व है कि वह वेदों, स्मृतियों और पुराणों के विद्वानों, ज्योतिषियों, मंत्र तंत्रवेताओं, शास्त्रज्ञों, चिकित्सकों, अन्य विषयों के विद्वानों और बुद्धिमानों तथा गुणवान व्यक्तियों के भरण पोषण की व्यवस्था हेतु उनकी मासिक या वार्षिक वृत्ति निश्चित कर दे तथा समस्त व्यवस्था में इन गुणी व्यक्तियों को उचित स्थान दे, सम्मान दे। राज्य के सामाजिक दायित्व का भी उल्लेख किया गया है शुक्र नीति सार में कि राजा का ये दायित्व है कि वो सामाजिक व्यवस्था का रेगुलाइजेशन करे, उसका नियमन करे और सोशल लाइफ में धर्म और जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनकी प्रतिष्ठा स्थापित करे। और साथ ही एक बात और है कि यह सुनिश्चित करना भी राज्य का दायित्व है कि समाज के विभिन्न वर्ण जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र हैं, वो निष्ठापूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें तथा समाज के इन वर्णों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध बने रहें। नैतिक और धार्मिक कार्यों को करने की जिम्मेदारी भी राजा की है। परराष्ट्र संबंधों का संचालन, इनका कार्य भी राजा के द्वारा ही किया जाएगा। शुक्र के अनुसार परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी राज्य का एक आवश्यक कार्य है और परराष्ट्र संबंधों के संचालन में राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। आज के आज के समय में हम देखें तो आज भी यही है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। मार्गन्थाओं ने भी इन्हें सर्वोच्च स्थान दिया है। परराष्ट्र संबंधों का कुशलतापूर्वक संचालन करके अनावश्यक युद्धों और टकराव से बचा जाना चाहिए, लेकिन यदि राज्य की सुरक्षा और प्रजा के कल्याण हेतु युद्ध करना नितांत आवश्यक हो जाए तो फिर संपूर्ण युद्ध किया जाना चाहिए।
राज्य के कार्य क्षेत्र की उपयुक्त विवेचना के साथ हम देख सकते हैं कि राज्य के द्वारा सभी दायित्व को पूरा करने के लिए उसके पास आवश्यक साधन भी होना चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए कि राज्य निरंतर अपना विस्तार करे, अपने साधनों की संख्या बढ़ाए, अपने संसाधनों की संख्या बढ़ाए। और शुक्र नीति सार में जो राज्य के कार्य क्षेत्र की विवेचना की गई उससे स्पष्ट है कि एक प्रभावी और सशक्त राज्य की स्थापना शुक्र करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आगे के वीडियो में हम शुक्र के अन्य विचारों की विवेचना करेंगे।